नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वजह से कैसे किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। इन सब की हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमिटिविटी को। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि कूलम्ब्स लॉ में कि दो चार्जेस, मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है बच्चों, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। तो इन दोनों के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, उसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स लगता है बच्चों। अब हम मान लेते हैं कि जो दोनों चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस है वो फिक्स है बच्चों। ठीक है। अब हमने क्या किया, इन चार्जेस को पहले तो रखा कहाँ पे, मीडियम वैक्यूम में रखा बच्चों, और फिर किसी दूसरे मीडियम में रखा। तो हमें देखते हैं कि वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था उतना फोर्स मीडियम में नहीं लगता है। उन चार्जेस के बीच में चार्ज भी वही थे, सेम उतनी डिस्टेंस में हमने रखा था मीडियम में भी, लेकिन मीडियम में फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में कम लगता है। तो मीडियम की जिस प्रॉपर्टी ने इस फोर्स को कम किया है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी। इसका मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी डिसाइड करती है कि उस मीडियम में चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम दैट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वैसे इस सिंबल का जो नाम होता है बच्चों, इस सिंबल का नाम तो है एप्सिलॉन, जो मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ के साथ में बता दिया था। ठीक है बच्चों। अब मीडियम की अगर परमिटिविटी ज़्यादा है, यहां से हम देख रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो तो जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो इस परमिटिविटी के क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होती है तो उस मीडियम में चार्जेस के बीच में फोर्स कम लगता है। तो सिंपल हम परमिटिविटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो रिड्यूस हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। तो देखिए, अब ये फोर्स कम क्यों हो रहा है उस बात को हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे यहां पर हमारे पास में एक कोई चार्ज है, ठीक है बच्चों, और इसको हमने किसी मीडियम में रख दिया। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कैरोसिन भी हो सकता है। तो मैं यहाँ वाटर का एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है बच्चों। तो इस चार्ज के चारों तरफ क्या है बच्चों, वाटर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है, मैंने मान लिया कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो होगा क्या बच्चों, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसका जो मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सन की वजह से उधर चला जाएगा बच्चों। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, पोल्स क्रिएट हो गए, ये एक डाइपोल बन गया बच्चों। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसका मतलब इस चार्ज की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही अगर मान लो ये दोनों चार्जेस हैं, इनको हमने रख दिया किसी मीडियम के अंदर, एक चार्ज को मैंने रखा यहां पर बच्चों और एक चार्ज को मैंने यहां पर रखा। तो अब ये दोनों कहां रखे हैं, मीडियम में रखे हुए हैं, वाटर में रखे हुए हैं। तो क्या होगा बच्चों, इस चार्ज की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल, मान लो एक मॉलिक्यूल इधर है तो उसका नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, उसका पॉजिटिव यहां आ गया। तो ऐसे इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं चारों तरफ। मैं यहाँ पे दो चार दिखा देता हूँ। तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे। सिमिलरली इस पॉजिटिव के चारों तरफ भी ऐसा हो जाएगा बच्चों, इस पॉजिटिव के चारों तरफ भी ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, सब मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन की वजह से दूर हो जाएगा। अब क्या हो गया, इस चार्ज के पास में, इसके बिल्कुल निकट, इसके पास में क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर सी बन गई बच्चों, एक आवरण बन गया है इसकी तरफ। ऐसे ही यहाँ पर इसके तरफ। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे जो
मीडियम थे, मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज्ड होने के बाद इनका जो नेगेटिव चार्ज वो इस हमारे प्लस चार्ज के क्या है, बिल्कुल पास में है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस चार्ज का जो इफेक्ट था इसके सराउंडिंग रीजन में, इस चार्ज का जो ये चार्ज जो अपना इफेक्ट क्रिएट कर रहा था अपने सराउंडिंग रीजन में, उस इफेक्ट की वजह से इस वाले चार्ज पर रिपल्सन फोर्स लग रहा था बच्चों। लेकिन जैसे ही मीडियम में हमने रखा तो ये पोलराइज्ड होने के बाद ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव चार्ज इसके आसपास क्रिएट होने की वजह से इस चार्ज का जो सराउंडिंग रीजन में जो इफेक्ट था वो क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे इस चार्ज का इफेक्ट इधर कम हो गया। तो अब इन दोनों का इफेक्ट जो है वो पहले जितना लग रहा था एयर में जितना था, वैक्यूम में जितना था, उतना इफेक्ट मीडियम में नहीं रहता है सराउंडिंग रीजन में। तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, फोर्स कम हो जाता है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो देखना बच्चों, हमारे पास इसको दूसरे तरीके से हम कैसे समझेंगे। हमारे पास मान लो बच्चों ये दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है बच्चों और यहां पर चार्ज है नेगेटिव, और ये कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर, जो हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हम स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल इस चीज़ को समझाने के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ गई कि इसको और अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूं। तो देखिए अब यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों इन प्लेट्स के बीच में। ये पेन का कलर तो चेंज हो जाता है एंगल चेंज होते ही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वैल्यू है बच्चों ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है या एयर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये वाली। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इन प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर देता हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो इन प्लेट्स के बीच में मैंने क्या किया, ये हमारे पास प्लेट्स थी, ठीक है। तो ये कलर तो बच्चों कलर पे मत जाना, ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव प्लेट है, और इनके बीच में मैंने यहां पे क्या किया, कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया बच्चों। अब मीडियम रखूंगा, इस चार्ज के पास में जब भी कोई मीडियम आएगा तो उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, पोलराइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज्ड हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये हमारे पास कोई मटेरियल है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज्ड हो गए, तो मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाएंगे तो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा बच्चों। ये मैं दिखा रहा हूं कि इस मटेरियल के ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल, तो उनका नेगेटिव चार्ज तो यहां आ जाएगा और पॉजिटिव यहां हो जाएगा। नेगेटिव यहां पे, पॉजिटिव यहां पे, नेगेटिव यहां, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चों कि ऐसे बहुत सारे बीच में मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब ऐसे मैं तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले पास वाले जो मॉलिक्यूल होगा उसके पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर देगा। ऐसे बीच में इनके बीच में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बिल्कुल इस मटेरियल के एकदम एंड पे है, किनारे पे है। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इधर किनारे पे, इसके इधर कोई मटेरियल नहीं बचेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों अब ये जो दोनों डॉटेड लाइन खींची है इनके बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। लेकिन इस लाइन के इधर यहाँ पर क्या है, देखो एक नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई। ऐसे इस जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके इधर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन गई। तो सीन क्या होने वाला है उसको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये प्लेट्स हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता हूँ, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था। ये हमारी प्लेट्स का पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों। तो यहां पर क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच में हमने जो मटेरियल रखा था बच्चों, उस मटेरियल को रखने पर क्या हो गया है, देखो ये वाला एंड तो कैसा बन गया, इस मटेरियल का नेगेटिव हो गया। इस वाले हिस्से पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इस पर क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब बच्चों ये चार्ज इंड्यूस कितना होगा वो डिपेंड करता है उस मटेरियल की परमिटिविटी की वजह से। और ये चार्ज इंड्यूस भी परमिटिविटी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि परमिटिविटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी किसी मटेरियल की उतना ज़्यादा वो पोलराइज्ड होगा। जितना ज़्यादा पोलराइज्ड होगा उतना ज़्यादा चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा बच्चों। इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और ज़्यादा, अब ये चार्ज इंड्यूस होने से हुआ क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे बच्चों, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ऐसे।
अब जैसे ही इस मटेरियल में चार्ज इंड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हो गया है एपी, ठीक है। अब इस एपी की जो डायरेक्शन है वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, ऑपोजिट है। इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है। तो जैसे ही इन प्लेट्स के बीच में मीडियम में इंसर्ट कर दूंगा कोई भी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मटेरियल के अंदर वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, परमिटिविटी की वजह से। तो परमिटिविटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देती है बच्चों। तो देखो, परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इनसाइड अ मटेरियल। अब बच्चों कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा है। देखते हैं हम यहाँ पे, अगर मान लो ये मटेरियल जो मैंने इंसर्ट किया था इन प्लेट्स के बीच में, ये अगर मैं कंडक्टिंग मीडियम ले लेता हूँ, एक कंडक्टर इंसर्ट कर देता हूँ, तो कंडक्टर जो होता है बेटा वो जल्दी से पोलराइज्ड होता है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इस हिस्से पर, कंडक्टर के इस हिस्से पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर को उठाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और कब तक इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जब तक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट इसके इक्वल नहीं हो जाता। मतलब कंडक्टर जो है वो अपने भीतर से इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने ही नहीं देगा। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल में कितना था, E माइनस EP। तो बच्चों कंडक्टर के अंदर जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जैक्ट इसके इक्वल हो जाता है बच्चों, और डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है ही। तो कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना हो जाता है, 0, क्योंकि चार्ज इतना ज़्यादा इंड्यूस हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है उसको नलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, परमिटिविटी की वजह से हो रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना है, परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है तो फोर्स कैसे डिक्रीज होता है, उसको एक फॉर्मूले से हम देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू E। इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू QE, जो इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे। अब बच्चों मीडियम रख देने पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाता है। जैसे हम समझते हैं ये दो चार्ज हैं बच्चों, ये दोनों एयर में रखे हैं तो इनके बीच में अच्छा खासा फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे मीडियम में रखूंगा तो इस चार्ज का यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इधर है। तो इस चार्ज का जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे मीडियम रख देंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो बच्चों इस वाला जो चार्ज है इस पर जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते फोर्स कम हो जाता है। तो ये समझाने के लिए ही कि कैसे एक मीडियम के अंदर चार्जेस को रखने पर फोर्स कम होता है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परमिटिविटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बच्चों परमिटिविटी। तो बच्चों परमिटिविटी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, किसी मटेरियल की एक्चुअल परमिटिविटी कितनी है उसी को हम बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल। अब बच्चों अगर मटेरियल जो है हम ले रहे हैं, मीडियम जो ले रहे हैं वो वैक्यूम मान लेते हैं, तो वैक्यूम जो है बेटा उसकी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो मैंने आपको कूलाम्स लॉ के साथ में भी ये चीज़ आपको बता दी थी। और ध्यान रखना है वैक्यूम की परमिटिविटी जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है ना, इट हैज़ द लोएस्ट परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं। तो बच्चों हमें मालूम है कि वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो मीडियम की परमिटिविटी से, मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी जो है वो मीडियम की परमिटिविटी से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है वैक्यूम से। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से कितनी ज़्यादा है, कितने टाइम्स है, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, it is the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free space, ये वैक्यूम। मतलब किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर फाइंड करनी है तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम वैक्यूम की परमिटिविटी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है बच्चों। एप्सिलॉन r इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इन दोनों की यूनिट सेम है तो एप्सिलॉन r जो है वो क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब यहाँ आपको बता दूं कि कुछ बुक्स के अंदर
रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, उसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करके ना करके कैपिटल के से भी डिनोट कर रखा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से भी डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें कि वैक्यूम के लिए बात करें, वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है बच्चों वो होती है 1। ठीक है, अगर मैं देखूं एयर के लिए, एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है बच्चों वो भी वैक्यूम के नियरली इक्वल होती है 1.006। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है बच्चों वो होती है 81, काफ़ी ज़्यादा इसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना था। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था बच्चों मीडियम डिपेंडेंट था। ठीक है ना, तो हम रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हम रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें मालूम है मीडियम के कंपैरिजन में वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा लगता है, तो कितना ज़्यादा लगता है, कितने टाइम्स लगता है, उसी रेशियो को हम बोल देंगे बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। अब बच्चों इस F की वैल्यू हमें मालूम है, दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में फोर्स कितना लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम में कितना लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों इनसे ये कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, हाँ बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह 4 पाई एप्सिलॉन ही आएगा। तो बच्चों ये सब कट जाएंगे, तो ऊपर तो क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बच जाएगा 1/एप्सिलॉन। अब ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन अपॉन 1, तो एप्सिलॉन आर का वही फार्मूला आ गया बच्चों जो हमने अभी स्टडी किया था। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम फोर्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। अब हम देखने वाले हैं कि परमिटिविटी जो है इसका डिफरेंट एरियाज में क्या रोल होता है वो हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ परमिटिविटी। तो देखिए बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है या लाइट जो है उसकी जो स्पीड है वो भी डिपेंड करती है परमिटिविटी पे। तो यहां हम देखते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है बच्चों वो v इक्वल टू होती है 1/√μ एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, यहां म्यू जो है उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, और ये क्या होती है बच्चों इसको जब मैं मैग्नेट पढ़ाऊंगा, मैग्नेट वाला चैप्टर, तब बताऊंगा परमिएबिलिटी को। और ये एप्सिलॉन जो है बच्चों ये होती है परमिटिविटी, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। अब यहां हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी जो स्पीड है वो इस परमिटिविटी के क्या है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर परमिटिविटी ज़्यादा है किसी मीडियम की तो उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है, तो लाइट की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो उस मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, यहां हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बच्चों जिसको हम n से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू आर एप्सिलॉन आर। यहां म्यू आर क्या है बच्चों, यहां म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन आर क्या है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी अभी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम म्यू आर भी बच्चों होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये हम आगे मैग्नेट पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। देखिए अब यहां पर हम देख रहे हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू आर जनरली इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है बच्चों 1 के। तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इक्वल आ गया हमारे किसके, एप्सिलॉन आर के। ठीक है बच्चों, या मैं प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी किसी मीडियम की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उस मीडियम के इंटरफेस पर लाइट उतनी ज़्यादा बेंड होगी, उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होने वाला है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो उतना ही कम या ज़्यादा होने वाला है बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी रिफ्रैक्शन जो है वो कैसे परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। अब बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है ये भी मैं 1 मिनट के में आपको बता देता हूँ। उसी फॉर्मूले से आया जो हमने देखा था अभी। बच्चों हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये n है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इज इक्वल टू c/v। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में होती है तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे, और अगर बच्चों मीडियम में होती है तो सिंपल म्यू एप्सिलॉन लिखते हैं। अभी अभी बताया मैंने ये वाला फॉर्मूला। अब ये डिवीजन के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा आगे, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन अपॉन 1। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों म्यू अपॉन म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर। ये क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसको लिखेंगे म्यू आर और इसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर। तो ऐसे करके हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हम स्पीड ऑफ लाइट वाले फॉर्मूले से ही हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द मीडियम। बच्चों यहां पर एक चीज, मैं इसको समझाने के से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां देखिए, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बच्चों कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर क्या करता है, अपनी प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, एनर्जी स्टोर रखता है। और वो कितनी एनर्जी स्टोर रखता है उसको हम यहां पर देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर करता है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी। अगर प्लेट्स के बीच में एयर है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, इतनी करेगा। लेकिन अगर उन प्लेट्स के बीच में जो हमने मीडियम इंसर्ट किया था, जैसे अभी यहाँ पर ये दोनों प्लेट्स थी, यहाँ पे मैंने मीडियम इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, तो मीडियम इंसर्ट करने पर जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब बच्चों हमें मालूम है कि एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब मीडियम इंसर्ट करने पर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो परमिटिविटी का जो रोल है वो यहाँ पर भी है बच्चों, कि वैक्यूम की बजाय अगर यहाँ मीडियम इंसर्ट करें तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। तो ये थे बच्चों इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वजह से कैसे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, कैसे लाइट की स्पीड कम हो रही है। फिर हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैसे परमिटिविटी पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे मीडियम पर डिपेंड करती है। इन सब बातों को हमने क्लास में, वीडियो ज़रूर लंबा हो गया है लेकिन हमने सारी बातों को कवर कर लिया है बच्चों। तो उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी बच्चों। और अगर फिर भी कोई डाउट क्लियर नहीं होता, आपका कोई डाउट रह जाता है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।